ये देखिए, यह है दैनिक जागरण। एज ऑलवेज जैसा हर बार हुआ है, पूरे पेज का विज्ञापन। ये अमर उजाला, इसमें भी वही हाल है। हर बार हर विज्ञापन में चीज़ें बदल रही हैं, भाषा बदल रही है विज्ञापन की, मुद्दे भी बदल रहे हैं। अब ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, काशी, गोरखपुर और प्रयागराज में मेट्रो चलाने की बात। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, बनारस के 80 घाट पर। अब आखिरी चरण का चुनाव है, कल मतदान होगा और 9 जुलाई की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। अब तक कुल 349 सीटों पर वोट पड़ चुका है, फैसला भी हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन ये आखिरी चरण के चुनाव में क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए कुछ खास बातें, जैसा कि हर चरण के पहले मैं अखबारों का विश्लेषण करता हूँ, उनकी एक रिव्यू करता हूँ, समीक्षा करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अखबार क्या कह रहे हैं, अखबार क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस 7वें चरण की चुनावी गणित और एनालिसिस। तो अखबारों से शुरू करेंगे और एनालिसिस तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात, पुराना रिजल्ट। 2017 में बीजेपी को आखिरी चरण में 52 में से 29 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी दलों जैसे कि सुभासपा, ओम प्रकाश राजभर वाली, अपना दल, अनुप्रिया पटेल वाली और निषाद पार्टी को 5 सीटें मिली थी। यानी कि 52 में से 34 सीटें भाजपा गठबंधन के साथ गई थी। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इसी चरण में है। अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, वो भी इसी चरण में है। 2017 के चुनाव में जब प्रचंड मोदी लहर थी, तब आजमगढ़ में सपा ने 5 सीटें जीती थी, 4 सीटें बसपा के खाते में गई थी और सिर्फ 1 सीट भाजपा को मिली थी। तो इस बार लहर भी उस तरह की नहीं है, प्रधानमंत्री की वो ब्रांड छवि भी नहीं है विकास पुरुष वाली। ऐसे में आजमगढ़ से बीजेपी को कम ही उम्मीद है। अब सारी उम्मीदें बीजेपी को वाराणसी से हैं, लेकिन वाराणसी के साथ पंगा ये है कि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, इस बार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के छात्र हैं और वाराणसी समेत इस 7वें चरण की 6 जिलों में ओम प्रकाश राजभर जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, जिसको इस चरण में सबसे अहम वोट जिताऊ वोट बैंक माना जाता है, वो है 20%। वो 6 ज़िले हैं वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़। इन 6 ज़िलों में 20% आबादी है राजभर की और ये 2017 में 20% आबादी ओपी राजभर के साथ थी और उनके कहने पर बीजेपी के साथ वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इस बार गणित बदला है। ओम प्रकाश राजभर ने महज कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही योगी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मैं जिन मुद्दों पे पॉलिटिक्स करता हूँ, जिन मुद्दों की राजनीति करता हूँ, उन मुद्दों पर बीजेपी सहमत नहीं है, वो मेरे मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं समाज की भलाई के लिए अपना कैबिनेट का पद छोड़ रहा हूँ, मंत्री का पद छोड़ रहा हूँ और उन्होंने भाजपा से खुद को अलग कर लिया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पर हमले की खबरें आई, जिसके बाद उनका बयान आया कि मैं मर भी जाऊं तो मेरा समाज नहीं रुकना चाहिए, मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चुनाव में राजभर समाज के सम्मान की बात है और ये एक इमोशनल मुद्दा भी है, इसलिए भी ये चुनाव टफ होता दिख रहा है बीजेपी के लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये बाकी बातें जो मैं विश्लेषण बता रहा हूँ ये जारी रखूँगा, लेकिन अखबारों पर भी एक नज़र डाल देते हैं। ये देखिए, यह है दैनिक जागरण। एज ऑलवेज जैसा हर बार हुआ है, पूरे पेज का विज्ञापन। ये अमर उजाला, इसमें भी वही हाल है और हिंदुस्तान, इसमें भी वही हाल है। इस तरफ छोटा सा कांग्रेस का भी विज्ञापन है दैनिक हिंदुस्तान में और राष्ट्रीय सहारा, इसमें भी वही हाल है। और ये है एक स्थानीय अखबार आज का भी
वही हाल है। देखिए, ये है जन संदेश टाइम्स, ये भी स्थानीय अखबार है। इसमें विज्ञापन तो नहीं है, पर खबर की शक्ल में विज्ञापन ज़रूर है। अब चूँकि हर बार विज्ञापन अलग होता है और विज्ञापन पर छपने वाले फ़ोटो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गोरखपुर के अखबारों में जो विज्ञापन निकला था चुनाव के एक दिन पहले, उसमें सिर्फ 2 फ़ोटो थे, एक योगी की और एक मोदी की। लेकिन ये जो आखिरी चरण है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी बीच में हैं, बगल में योगी हैं, दूसरे तरफ जेपी नड्डा हैं, उसके बगल में हैं केशव प्रसाद मौर्य और बाकी नेता। संजय निषाद को भी इस पोस्टर में जगह मिली है, अनुप्रिया पटेल भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। तो जो बीजेपी गोरखपुर में सिर्फ मोदी और योगी का चेहरा प्रोजेक्ट करती है, वो बीजेपी वाराणसी आते आते पिछड़े नेताओं को भी खासा स्थान देती है। और इसका आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक गायब थे पोस्टर से, और संजय निषाद भी गायब थे गोरखपुर में पोस्टर से। मतलब अनुप्रिया पटेल भी गायब थी, लेकिन यहाँ तक आते आते ये लोग भी एकदम फ्रंट पे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें पिछड़ों का भी वोट चाहिए। उनको पता है कि पिछली बार का जो मैजिक हुआ था कि 52 में से 29 सीटें बीजेपी को आई, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि मोदी मैजिक था, बल्कि उसमें एक कास्ट फैक्टर भी था, एक पिछड़ों का फैक्टर भी था, और राजभर समाज का, पटेल समाज का, निषाद समाज का वोट ट्रांसफ़र हुआ था बीजेपी को। लेकिन इस बार खेला अलग है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को इस बात का अंदाज़ा भी है, इसलिए विज्ञापन भी उसी तरह का है। लेकिन हर बार हर विज्ञापन में चीज़ें बदल रही हैं, भाषा बदल रही है विज्ञापन की, मुद्दे भी बदल रहे हैं। अब ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, काशी गोरखपुर और प्रयागराज में मेट्रो चलाने की बात, और किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी बात कर रहे हैं, और वाराणसी मिर्ज़ापुर चित्रकूट में रोपवे का बात कर रहे हैं, और स्लोगन भी बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से बनारस में डटे हुए हैं, 2017 में भी 3 दिन से डटे हुए थे, लेकिन इस बार खेल तो बदल ही रहा है, चुनावी मुद्दे भी बदल गए हैं। राजभर पे जो हमला हुआ और वो जो मुद्दा उठा बनारस में, वो बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। और चूँकि यहाँ पर सिर्फ इस चरण में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं है, जौनपुर भी है, और जौनपुर ने 2012 में सपा को 7 सीटें दी थी, फिर बाद में बदला, बीजेपी को 6 सीटें मिली 2017 में। इस बार लहर है सपा की, तो इस बार जौनपुर में भी कुछ अलग होने का, परिवर्तन होने की उम्मीद दिख रही है। मैं जौनपुर गया भी था, लेकिन 17 से 22 आते आते ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी और बाकी चीज़ें इतनी परिवर्तित हो गई हैं। जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव कितना रहेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 17 में प्रधानमंत्री मोदी की एक ब्रांड इमेज थी, एक विकास पुरुष की इमेज थी, लेकिन अब 2022 आते आते उनके उस इमेज को धक्का भी लगा है। आज उनकी एक छवि जुमलेबाज की भी है, झूठ बोलने की भी छवि है, और वादा खिलाफी की भी छवि है। तो इन सारी, प्रचार मंत्री की भी छवि है कि यूक्रेन में इतने सारे भारतीय बच्चे फंसे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। तो इन सारी छवियों के साथ उनके विकास पुरुष की जो छवि थी वो धूमिल भी हुई है, इसलिए वो मैजिक भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये कहना कि बीजेपी पहले जैसा मैजिक, 2017 जैसा मैजिक क्रिएट करेगी, गलत होगा, बल्कि उसमें कुछ सेंध ज़रूर लगेगी और मामला कहीं और जाएगा। लेकिन जहाँ भी जाएगा वहाँ 60-40 का ही रहेगा। अगर सपा आएगी तो 60 मतलब 54 में से 60+ सीटें लाएगी, और अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी भी 60+ ही लाएगी, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लाएगा। और ये सारे विश्लेषण, ये सारी बातें हम आपको बता रहे थे, चुनावी गणित समझा रहे थे। अब आखिरी दौर की वोटिंग है, लेकिन इसके साथ एक ज़रूरी सूचना, एक ज़रूरी बात कि अभी तक उत्तर प्रदेश के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, सबसे रिकॉर्ड वोटिंग पोस्टल बैलेट में हुई है।
जो निर्वाचन में, चुनाव की प्रक्रिया में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, सेना के जवान काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाले हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पोस्टल बैलेट से वोट डालने वालों की संख्या लाइन लगा के वोट डालना पड़ा। और रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, करीब 12.5 लाख वोटिंग हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो सरकारी अधिकारी इतना ज़्यादा रुचि वोट डालने में दिखाए हैं, उसके पीछे का मुद्दा ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन व्यवस्था, जिसे अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट पर वोट डाले हैं और ये रिकॉर्ड वोट पड़ा है। लेकिन बिहार चुनाव में हुआ ये था कि पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो चुनाव आयोग ने एक अजीब सा नियम बनाया था कि 8:30 बजे तक ही पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद नहीं होगी। इसलिए कुछ पोस्टल बैलेट नहीं गिने गए, जो बचे उनकी बाद में गिनती होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। इस बार भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी या जो भी लोग हैं, वो इस तरह के नियम पे बात करें कि अगर एक बार पोस्टल बैलेट खुला तो जब तक उसकी काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक वो रुके ना, आंशिक रूप से काउंटिंग ना हो तो पूरी हो, नहीं तो ना हो, या तो बाद में हो या पहले या बीच में, जब भी हो। एक बार अगर सील खुलती है तो पूरी वोटिंग करके ही उसको रखा जाए, आंशिक रूप की वोटिंग ना हो। खैर, बनारस में हम आए हैं, तमाम अपडेट आपको लेकर आएंगे। क्या है वोटिंग पैटर्न, कैसे माहौल बदल रहा है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये 10 को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले का माहौल का ठीक ठाक अंदाज़ा हम आपको बताते रहेंगे। एक तथ्यपरक और जानकारी परक विश्लेषण तक आपको ले जाते रहेंगे, रोचक बातें बताते रहेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। इसलिए देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, 80 घाट, बनारस, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।